हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। कुछ पल तक वह हिली भी नहीं। रूबी की आंखों में आंसू भरने लगे। एलिन को भीतर तक ग्लानि ने काटा। धीरे धीरे उसने पकड़ छोड़ी। एक कदम पीछे हट गई। उसके होंठ कसकर भिज गए, मानो कुछ शब्द गले में अटके हों। मैंने क्या कर दिया, वह फुसफुसाई। फिर आंखें झुकाकर बोली, माफ करना, और मुड़कर बाहर चली गई। रूबी स्तब्ध खड़ी रह गई। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी वॉइस खराब आ रही होगी। सॉरी, प्लीज मैनेज। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई, विचारों में डूबी। उसे अपनी ही आदत से हुई उल्टी के घाव महसूस हुए। नंगी आंख से न दिखाई देने वाले पर शरीर पर दर्ज, उसके पुराने दर्द के निशान। क्या मैंने पहले भी कुछ ऐसा झेला है? शायद यह एलिन नहीं थी, तो फिर कौन? सुबह होने लगी। रूबी चुप बैठी रही, एलिन भी। दोनों खाने की मेज पर आमने सामने बैठी थी और कमरे में भारी अटपटा सन्नाटा पसरा था। इस माहौल में मैं क्या करूं? यह बहुत बुरा है। मुझे यहाँ से अभी निकलना होगा, रूबी सोच रही थी। एली ने बस इतना कहा। हाँ, रूबी उठने ही वाली थी कि एक संदेश आया। मंदिर ने आपको बुलाया है, कृपया वहां जाएं। रूबी ठिठक गई। महाधर्माध्यक्ष ने बुलाया? जरूर, प्रिया के जहर प्रकरण से जुड़ा होगा। वह हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, मैं जा रही हूँ, धन्यवाद। वह भोजन कक्ष से निकल गई। दिल भारी था। एलीन ने उसे जाते हुए देखा, चेहरा उदासी से भरा। घोड़ा गाड़ी की आवाज सुबह की खामोशी में गूंजने लगी। अगर सच में चिजारे ही इसके पीछे है तो फिर यह भी काफी मुमकिन है कि जासूस आर्च बिशप ही हों। रूबी के मन में अजीब सी घबराहट हुई। लेकिन अगर ऐसा है तो वह अपनी ही प्यारी भतीजी को नुकसान पहुंचाने में कैसे मदद कर सकते हैं? उसके पेट में बेचैनी की गांठ सी बंध गई। नहीं, जैसे ही मैं उसे देखूंगी सब साफ हो जाएगा, उसने सोचा। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले ही वह आइजैक के साथ आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय बीत गया हो। वो शायद अभी प्रशिक्षण मैदान में होगा। उस दिन के बाद से उसकी एक झलक भी नहीं देखी। रूबी ने मन ही मन सोचा, अगर उससे मुझ पर शक है तो सीधे सामने बोल क्यों नहीं देता? मैं बस उसे दूर से देखकर चली जाऊंगी। अचानक उसने दूर किसी को देखा। शायद उन्होंने उसे अभी तक देखा नहीं था। क्या उसकी बहन अब ठीक है? उसने सोचा, अगर डेमियन यहाँ है तो आइजैक भी होगा। उसने खुद से कहा कि वह बस थोड़ी देर देखेगी, लेकिन अब उसके कदम रुक गए। मैं उसे कैसे देख सकती हूँ? वह सोच ही रही थी कि पास ही किसी की कड़क आवाज सुनाई दी। तुम अपनी बहन की पहरेदारी करने की बजाय यहाँ क्यों खड़ा है? सस्पेंड होने के बाद भी इधर आ गया। दूसरी आवाज दिल मिलाकर चीखी, अगर मेरी बहन खून की उल्टी करने के बाद मरने की हालत में होती, क्या तब भी मैं शांत बैठता? रूबी का दिल कस गया। कौन जाने, उसने कड़वाहट से सोचा, शायद मेरी कोई बहन ही नहीं है। और अगर होती भी, क्या मैं किसी पराई इंसान के लिए ऐसे भाग दौड़ करती? पहला आदमी फिर हंसकर बोला, ये बातें मुझसे कह रहा है, याद है ना? अगर तेरा बाप उस दिन बीच में नहीं पड़ता तो तू कभी शूरवीर नहीं बन पाता। क्या समझता है मैं तेरे तरह कायर हूँ? उस पवित्र पिता की बेटी ने कौन सा आसमान छू लिया है? वो बूढ़ा पवित्र पिता भी क्या बड़ा तीर है। कह देना उससे आ जाए, यहाँ कर लेंगे जो करना होगा। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। रूबी स्तब्ध रह गई। कैथेड्रल के सामने किसी को पवित्र पिता के बारे में यूं बकते कभी नहीं सुना, उसने सोचा। दूसरा आदमी फिर से बोला, अपनी अकल को ठिकाने लगा ले। मत भूल, वह ओम्टर उत्तराधिकारी की पत्नी है। मुझसे पंगा मत लेना। पहला आदमी झुंझलाकर बोला, मैंने क्या गलत कहा? अगली बार दिख गई ना तो उसकी नकली शराफत का नकाब नोच कर फेंक दूंगा। रूबी ये सब सुन रही थी, हैरान भी और दुखी भी। सीढ़ियों से भारी कदमों की आहट आई। कोई नीचे आ रहा था। रूबी थकान से चूर हो चुकी थी और जाने ही वाली थी, पर रुकी रही। क्या करूं? बहुत थक गई हूँ, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं बची। कोई मेरी आंखें देख लेगा तो, उसने सोचा। कहाँ जाऊं? कोई है भी कहीं जो मेरा इंतजार कर रहा हो? उसका मन फिर आइजैक की ओर गया। तुम मेरे साथ अच्छे क्यों थे? झिझके क्यों? मेरी बातें क्यों सुनी? मेरा बचाव क्यों किया? क्यों मुझे ये झूठी उम्मीद दी कि शायद शायद तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। एक प्यारा सा जानवर उसकी तरफ दौड़ता आ रहा था। पोप, उसने सोचा, दिल में अजीब सी गर्माहट फैलते हुए। ये तो कैथेड्रल के पास है। यहाँ तेरे लिए खतरा है। क्या तू मुझे ढूंढते हुए आया है? रूबी का दिल पिघल गया, लेकिन थकान फिर उसके ऊपर हावी हो गई। मैं बहुत थकी हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पॉप ने अपने छोटे पंजे उसकी ओर बढ़ाए। फिर मानो उसकी हालत समझते हुए उसने रूबी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। रुको पॉप,
क्या तुम मुझे कहीं ले जाना चाह रहे हो? उसने धीमे से पूछा। पॉप इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी की नजर से बचने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो चल पड़ा और रूबी ने आंखें बंद कर दी। शायद अगर मैं गायब हो जाऊं तो सब और खुश होंगे। वह उसकी पीठ पर लेट गई। उसकी चाल में एक अजीब सा सुकून था। उस शाम भव्य कैथेड्रल में इवान बोला, दोस्त, तुम्हारा ये खून खौलाने वाला चेहरा देखो जरा। अब समझे हमारी हालत। रोज इस शक्ल को झेलना पड़ता है। आइजैक ने उसका हाथ झटक दिया। लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं और तुम उल्टे नाराज हो रहे हो। आइजैक चिढ़कर बोला, मैंने कब कहा कि मुझे किसी की चिंता चाहिए? तुम 4 दिन से सोए नहीं हो। इवान बोला, अगर यह चिंता नहीं तो और क्या है? आइजैक कुछ क्षण चुप रहा। 4 दिन हो गए, उसने बुदबुदाया। वह सचमुच लुटा हुआ लग रहा था। इवान ने फिर चिल्लाकर कहा, अगर इसी तरह चलता रहा तो बेहोश होकर मर जाओगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हारा दर्द कम होगा? फिर किसी ने कहा, गायब हुई लड़की अचानक फिर मिल गई। यह तो गार्डों का मामला है, हमारा नहीं। लेकिन राजकुमारी एलिन के बयान हर जगह फैल चुके थे। अगर उसकी हत्या हो गई तो? किसी ने चिंता जताई। इवान बोल ही रहा था कि आइजैक ने रोक दिया। नहीं तो फिर ये सब उथल पुथल किस लिए आइजैक? इवान ने पूछा। आइजैक लगभग बुदबुदाया, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आए, लेकिन मुझे चुप रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, या मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मेरे मन की मंजिल? आइजैक ने माथे पर लकीरें डालते हुए सोचा, ये तो पागल कर देने वाला है। वह बुदबुदाया, क्या ये सब तुम्हारी पत्नी की वजह से है? इवान ने पूछा। आइजैक अपने ही विचारों से जूझ रहा था। उस दिन की ठंडी निराशा से भरी छवि बार बार दिमाग में कौन जाती। अगर मैं उस दिन उस चादर को रोक नहीं पाता, अगर फ्रिया के जहरीले खून की एक बूंद भी मुझ पर पड़ी होती। उसने सिर हिलाया। जो कुछ मैंने किया वो सिर्फ उसके लिए था, किसी और के लिए नहीं। मुझे लगा अगर मैं बाद में समझाऊंगा तो वो समझ जाएगी, लेकिन अगर वो वही लड़की है जिसे मैं जानता हूँ तो शक सिर्फ बॉलर परिवार पर नहीं जाएगा, राह चलता कुत्ता भी वह समझेगा। क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि सबसे शक्की चीज मैंगोक पत्थर का इस्तेमाल करें इंग्लैंड के सबसे बड़े परिवार की बेटी को जहर देने के लिए? आइजैक के चेहरे पर अचानक एक समझ उतर आई। इवान बोला, तो तुमने शुरू से ही अपनी पत्नी के परिवार को शक की सूची में निकाल दिया था? आइजैक ने सीधा जवाब दिया, क्या ये साफ नहीं था? मैंगोक पत्थर तो काले बाजार में बहुत मिलता है, इसलिए सिर्फ मंदिर को दोष नहीं दे सकते। फुआना परिवार के दुश्मनों की जांच करो। इवान ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर अगर जिस गुनाहगार को तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हारी पत्नी निकली, तब तुम क्या करोगे? आइजैक के कदम रुक गए। शब्द पत्थर की तरह उसकी छाती पर गिरे। अब उसे अपनी अजीब हरकतों की जड़ समझ आई। वह गुनहगार को पकड़ना नहीं चाहता था, बल्कि अगर गुनहगार का जरा सा भी रिश्ता रोमानिया या उसकी पत्नी से होता तो वह उसे बिना निशान छोड़े खत्म कर देता। मुझे परिवार नहीं, आइजैक ने तीखे स्वर में कहा। उसकी आंखों में शक की एक भी परछाई नहीं थी, सिर्फ एक पागल सी अंधी आस था। अगर वही गुनहगार निकली तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिया मरते मरते बची है, क्या वह तब भी उसकी ढाल बनेगा? आइजैक उलझे हुए विचारों में डूब गया। इवान उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, आइजैक रुको, लेडी एलिन का संदेश आया है। क्या बात है मैडम? आइजैक ने सांस थामते हुए पूछा। मैडम गायब हो गई। आसमान भयंकर रूप से धुंधला था। रूबी ने आंखें खोली, थकी हुई अनजानी सी जगह में पड़ी हुई। ये कैसी आवाज है? वह बौखला गई। पास ही एक विशाल चील किसी चीज को चबा रही थी। हे भगवान, अब क्या करूं? क्या मैं मरने का नाटक करूं? चील ने उसे देखा। रूबी का चेहरा पीला पड़ गया। वह बस हल्का सा झांकने की हिम्मत जुटा पाई। दूर से अजीब सी चीखें गूंजी। तभी पोप वापस लौटा, खाने का सामान लाता हुआ। वह भी चील को देखकर चौंक गया। रूबी कुछ कहती उससे पहले ही उसने देखा पॉप और चील एक दूसरे से जैसे बात कर रहे हों। क्या तुम दोनों दोस्त हो? रूबी ने कांपती आवाज में पूछा। दोनों ने उसकी ओर देखा। पॉप ने उसके सामने खाना रख दिया। ये मेरे लिए, रूबी ने धीमे से कहा। धन्यवाद, ये मेरे लिए ढूंढकर लाया है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा, उसने सोचा। वह हिचकिचाई, फिर एक कौर लिया। दोनों जीव खुशी से चमक उठे। रूबी को अजीब सा सुकून मिला। सच में बहुत स्वादिष्ट है, उसने मुस्कुराकर कहा। दोनों जीव एक दूसरे से लिपट गए, झूमने लगे। रूबी के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। तभी पेड़ के नीचे से खड़खड़ाहट आई। ये तो शिकारी है। गलत नहीं हो सकता, वह चुड़ैल है। तेज बारिश शुरू हो गई थी। वह लोग रूबी को ढूंढ रहे थे।
शायद वो इस तरफ नहीं आए हैं। इवान ने गंभीर स्वर में कहा, 3 दिन हो गए हैं, हमें मैडम के जूते यहाँ मिले थे। पूरा शहर छान डाला। आइजैक की मुट्ठियां बंध गई। 3 दिन? इवान बोला, अब रुक जाओ, असल में 4 दिन हो चुके हैं। एक रईस औरत बाहर जाती है तो नौकर साथ रहते हैं। वो आधा दिन गायब रही और किसी को पता ही नहीं चला। ये सरासर मूर्खता है। आइजैक का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल उठा। किसकी गलती है? किसे सजा दूं? आचार्य बिशप, महल के नौकर, एलिन, फ्रिया या मैं खुद? मैं अंधा बना रहा और अब ये मुझे अंदर से काट रहा है। ये मेरी ही गलती है। इवान और बाकी चुप रहे, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। फिर भी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, चाहे तुम जीवित हो या नहीं। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, बस तुम कहीं भी हो, जिंदा रहना। आइजैक मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। तभी आवाज आई, लॉर्ड आइजैक, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ? ये लोग चोरी करने वाले लगते हैं, बेहोश थे। हमने जगाया तो अजीब बातें करने लगे। हमने सच में देखा था। आदमी हकलाया, ये बारिश की बात कर रहे हैं, एक ने कहा। वो राक्षस जिसकी चीख मौत की आहट बताती है। हम चुड़ैल का सामना कर नहीं सकते थे। वापस जाकर और लोगों को लाने वाले थे, तभी पीछे कुछ बहुत बड़ा दिखा और हम भाग गए। सच है, एक ने चिल्लाकर कहा। हमने पोपो जैसा राक्षस और एक ग्रिफेन देखा, उसके साथ एक सुनहरी बालों वाली चुड़ैल। वो रसभरी से लदा पेड़ था। दूर किसी डाल पर बैठी रूबी मुस्कुराई, चमकती खिली हुई मुस्कान। तभी उसे झाड़ियों के पीछे हलचल दिखी। 2 प्यारे से छोटे जीव उसे देखते हुए छिपे थे। पी पी पी। वो खुशी से कूदते हुए उसकी ओर आए। रूबी झुककर बोली, क्या तुम पोप के दोस्त हो? उसने उन्हें रसभरी थमाई। दोनों ने हंसकर ले ली और फुदकते हुए झाड़ियों में गायब हो गए। रूबी खिलखिलाई, पहली बार बिना डर के। अब मुझे कुछ नहीं डराता। पोपो और ग्रिफील हमेशा मेरे साथ हैं। पोपो वही रहा और ग्रिफील की शरारतों में हमेशा की तरह चिढ़ता रहा। नमस्ते। रूबी को पीछे छोड़ते हुए वे हंसते हुए हाथ हिलाकर विदा हो गए। उन्हें जाते देखते हुए रूबी ने सोचा, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। पॉप और ग्रिफिन हमेशा उसके साथ रहते हैं। दोनों वहीं ठहरते थे, पर ग्रिफिन की हरकतें अक्सर पॉप को परेशान कर देती थी। रूबी यह सोचकर मुस्कुरा उठी। आसमान धीरे धीरे गहराने लगा और काले बादल छा गए तो रूबी ने दोनों को वापस बुलाने का फैसला किया। अरे दोस्तों, उसने कहा, चलो गुफा में वापस चलते हैं, बारिश होने वाली है। पॉप और ग्रिफिन ने तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात मानी। अचानक रूबी गहरी सोच में डूब गई। वह जमीन पर बैठ गई, आंखें कहीं खोई हुई थी। पता नहीं आइजैक क्या कर रहा होगा। रूबी को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सिर्फ उसके गुम होने की वजह से इतनी दूर तक आएगा। शायद वह सिर्फ दिखावा कर रहा होगा, या फिर उसे पता ही नहीं कि मैं गायब हूँ। ख्यालों से बाहर आते हुए उसने अपने कपड़े झाड़े। मैं उससे क्या उम्मीद कर सकती हूँ? उसका चेहरा और लाल हो गया। उसके ठीक पीछे खड़े पॉप ने कान खड़े किए और 2 बार साफ आवाज में पी पी पुकारा। उसने रूबी के कंधे पर पंजा रखा। उससे रूबी चौंक गई। अचानक पॉप ने उसके गालों को खींचना शुरू कर दिया। रूबी हैरान थी कि वह उसके गाल ऊपर नीचे किस लिए खींच रहा है। क्या कर रहे हो? रूबी ने पूछा। पॉप दांत दिखाते हुए मुस्कुराया और रूबी से भी वैसे ही करने को कहा। रूबी ने उसकी नकल की और पॉप उसे तब तक सुधारता रहा जब तक वह पूरी तरह संतुष्ट न हो गया। उसकी मुस्कान देखकर रूबी भी हंस पड़ी। झुंझलाहट कुछ पल के लिए भूल गई, लेकिन फिर वह चुप हो गई, खोई खोई सी। कोई नहीं समझता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या मुझे यहीं तुम लोगों के साथ रह जाना चाहिए? उसने हंसते हुए कहा। वैसे भी मुझे वापस कौन बुलाएगा? पॉप ने उत्साह से हाथ उठाकर हामी भरी और फिर रूबी को अपने बड़े गर्म शरीर से गले लगा लिया। रूबी ने उसकी गर्माहट महसूस की और धीरे से फुसफुसाई, धन्यवाद। लेकिन यह सुखद पल ज्यादा देर नहीं रहा। आसमान से बारिश की ठंडी बूंदें गिरने लगी। अरे कितना ठंडा है! रूबी चीख उठी और उसने पॉप को अलग किया। बारिश तेज होती गई और रूबी घबरा गई। चलो, हमें जल्दी वापस जाना होगा। उसके बढ़िया राजसी कपड़े कीचड़ में लथपथ हो चुके थे और उसके सुंदर जूते भी कहीं गिर गए थे। अब वह घास पर नंगे पांव चल रही थी। उसने सोचा कि कभी वह घर से भागने की सोचती थी, पर अब समझ आया कि यह नामुमकिन है। मैं चाहे कितनी भी कीमती चीजें साथ ले जाऊं, लोग मुझे जरूर निशाना बनाएंगे। सोचते सोचते वह डर गई। फिर उसे किसी दूर बसे मठ जैसे एकांत स्थान याद आया। अगर मैं वहां छिप जाऊं तो, पर पीछा करने वाले तो तुरंत ढूंढ लेंगे। विचारों ने उसे सहमा दिया। फिर भी उसने सोचना शुरू किया, अगर मैं पॉप और ग्रिफिन के साथ अच्छे से छिप जाऊं तो यह जगह भी अच्छी है। अचानक उसका पांव फिसला और नीचे कुछ भी नहीं था। आह! वह चीखती हुई गहरे गड्ढे में गिरी।
पॉप और ग्रिफिन ने मुड़कर देखा और डर से बौखला गए। वे दोनों भी एक एक कर उसी गड्ढे में गिर पड़े। पॉप सबसे पहले उठकर भागा और रूबी के पास पहुंचा। पापा, वह चिंतित था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, रूबी ने खुद को संभालते हुए कहा। उसने इधर उधर देखा। ये तो शायद कोई गुफा है। कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी गुफा के अंदर से अजीब सी रोशनी चमकने लगी। रूबी ने भौंवें सिकोड़ ली। पीछे पॉप और ग्रिफिन अपने पैरों के नीचे पड़े चमकते रत्नों को उछाल उछाल कर खेल रहे थे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, रूबी ने कहा। और तभी उसके पैर में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे हाथ लगाया और चमकता हुआ पत्थर उठाया। उसकी आंखें फैल गई। हे भगवान, ये क्या? ये तो रूबी जैसा लग रहा है। आसपास फैले रत्नों के ढेर देखकर वह अवाक रह गई। क्या क्या, ये पूरा ढेर? पॉप और ग्रिफिन खुशी से रत्नों में लौट रहे थे। रूबी भी चीख पड़ी। ये तो पागलपन है। अगर ये सब असली है तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन सकती हूँ। एक बड़े पत्थर के पीछे उसने विशाल सा चमकता रत्न देखा। वह धीरे धीरे पास गई। क्या ये भी रत्न है? जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, वह हिल गया। रूबी पीछे हट गई। गुफा जोर से हिलने लगी। ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। अचानक एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ, दहाड़ते हुए, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए। बारिश और भी तेज हो गई थी और दूसरी ओर घुड़सवार योद्धा जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक योद्धा ने हैरानी से पूछा, सर, क्या आपको सच में उस चोर की बात पर यकीन है? धीरे से कहा, वह सुनहरे बालों वाली जादूगरनी। किसी ने कहा था कि वह जादूगरनी प्रतिबंध क्षेत्र में है। आइजैक का चेहरा बिल्कुल ठंडा और बेअसर था। इवान ने बात काटकर साथ दिया। ठीक है आइजैक, मान लेते हैं जो लोग कह रहे हैं वह सही हो, लेकिन यह संभावना कि वह तुम्हारी पत्नी हो। आइजैक ने उसे घूर कर देखा, मानो तिरस्कार कर रहा हो। जाकर पता करो, अगर थक गए हो तो वापस चले जाओ। इवान का मन हुआ कि आइजैक की कॉलर पकड़कर उसे झंझोर दे। उसका हाथ मुट्ठी में कस गया, लेकिन पास खड़े योद्धा ने उसे शांत करने की कोशिश की। पीछे खड़ा नीले बालों वाला शूरवीर भी सहमत हुआ। आइजैक की बात सुनकर सबकी रूह कांप गई। मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने सिर्फ अपने सबसे करीबी लोगों को मेरी पत्नी को ढूंढने भेजा है। ऐसा लग रहा था मानो वह कह रहा हो, क्या तुम लोग इंसान भी हो या नहीं? किसी ने धीमे से फुसफुसाया, लगता है नींद की कमी से यह आदमी पागल हो गया है। आइजैक ने अपनी तलवार की मुठ और कस ली। उसके मन में डर उमड़ने लगा। अगर वह सच में प्रतिबंध क्षेत्र में है तो उसके जिंदा होने की कोई वजह नहीं बचती। उसने उन सब घटनाओं को याद किया, राक्षसों का लगातार प्रकट होना जो रूबी के आने से पहले कभी नहीं हुआ था, और डॉक्टर सेर्गेई की बात। मैडम का शरीर सामान्य इंसानों से अधिक गर्म है। छोटी छोटी शंकाओं का ढेर बन गया था और सब कुछ अजीब निष्कर्षों की तरफ इशारा कर रहा था। इसी बीच इवान ने बारिश के शोर में पुकारा, आइजैक रुक जरा। वह उसके पास आया। चेहरे पर चिंता साफ थी। मेरा दिल कुछ ठीक नहीं होने का इशारा कर रहा है। रोन की गुफा पास में ही है ना? पीछे खड़े नीले बालों वाले योद्धा ने चिढ़कर कहा। इवान, बंद करो ये सब। लेकिन इवान नहीं रुका। अगर तुम्हारी पत्नी सच में यहाँ आ गई है तो कौन जानता है उसके साथ क्या? अचानक जमीन जोर से हिल उठी। आइजैक सन रह गया। कड़ाके की बारिश में भयंकर दहाड़ गूंज उठी। चारों योद्धा एक दूसरे के पास सिमट गए, भय से इधर उधर देखने लगे। ये आवाज क्या? ये अचानक एक औरत की चीख बारिश को चीरते हुए सुनाई दी। आइजैक ठिठक गया। वह आवाज वह बहुत अच्छी तरह जानता था। उधर रूबी और उसके दोनों साथी विशाल ड्रैगन को देखकर भय से कांप उठे। रूबी का चेहरा पीला पड़ गया था, ठंडा पसीना बह रहा था। वह बार बार कांपती आवाज में बोली, माफ कर दो, सच में माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए। ड्रैगन के गुस्से से भरे लाल आंखें उन पर टिक गई। पॉप और ग्रिफिन डरकर रूबी के पीछे छिप गए। ड्रैगन ने दांत दिखाए। रूबी ने मीठी आवाज में कहा, हम अब चुपचाप चले जाएंगे, बस इस बार हमें माफ कर दीजिए। अगले ही पल ड्रैगन ने रूबी को उठाकर अपने चेहरे के सामने ला दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में आंसू भर गए। मैं खा ली जाऊंगी, मेरा अंत यहाँ होना था। वह डर के मारे चिल्ला उठी। तभी पॉप उस पर झपटा, उसे बचाने की कोशिश में। रूबी चीख पड़ी, नहीं पॉप नहीं, चोट लग जाएगी। ग्रिफिन भी हमला करने लगा, लेकिन इतने बड़े ड्रैगन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ड्रैगन और ज्यादा भड़क गया। रूबी चिल्लाई, भागो, भाग
भाग जाओ। उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन सिर्फ उसी को निशाना बना रहा था। निराश होकर उसने बुदबुदाया, कोई मेरी मदद करो। हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि कोई आएगा, लेकिन तभी ड्रैगन ने उसे धीरे से वापस रत्नों के ढेर पर रख दिया। रूबी अविश्वास में घुटनों के बल बैठ गई। क्या यह मेरी बात समझ गया? ड्रैगन धुआं छोड़ते हुए उसे घूर रहा था। रूबी धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक ड्रैगन ने अपनी पूंछ उसके चारों ओर लपेट ली। रूबी डर से जम गई। ड्रैगन ने गुर्राते हुए उसका चेहरा अपने पास लाया। रूबी कांपते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन रोम नाम का ड्रैगन उसे जाने देने के मूड में नहीं था। रूबी चीख पड़ी, क्या यह मुझे अपने पास खिलौने की तरह रखना चाहता है? अपनी हिम्मत बटोरकर रूबी ने आदेश दिया, मैंने कहा मुझे जाने दो। ड्रैगन ने दांत दिखाते हुए चेहरा उसके करीब ला दिया। रूबी पीछे हट गई, पसीने से भीगी। तभी ड्रैगन ने जमीन पर और रत्न उगलने शुरू कर दिए। रत्नों का विशाल ढेर बन गया था। रूबी हैरान थी, ये क्या मतलब है? वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि पॉप ने उसके कपड़े पीछे से खींच लिए। ड्रैगन ने हरकत भांप ली और झपट पड़ा। ग्रिफिन ने ऊपर से पॉप के कान पकड़ लिए और दोनों मिलकर रूबी को खींचने लगे। रूबी घबरा गई, क्या कर रहे हो तुम लोग? ड्रैगन गुफा से निकलते ही पहुंचा, लेकिन वह तीनों उससे पहले निकल चुके थे। ड्रैगन के पंजे रूबी को बस छूने ही वाले थे कि वह हवा में ऊपर उठ गए। ग्रिफिन उसे लेकर उड़ गया। ड्रैगन गुफा के मुहाने पर खड़ा दहाड़ता रह गया। नीचे उतरते ही तीनों हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ ठंड छा गई थी। रूबी ने सिर उठाकर कहा, यह कैसा ड्रैगन था? पॉप और ग्रिफिन भी कांप रहे थे। अचानक रूबी ने आसमान से गिरती बर्फ देखी और हाफ उठी। अरे, बर्फ पड़ रही है। नन्ही नन्ही चमकती बर्फ की फुहारें उसकी हथेली पर गिर रही थी। वह मोहित होकर बोली, पहली बर्फ। उसके दिल में अजीब सी खुशी भर गई। सारी गंदगी, डर, थकान सब मानो पिघल गया हो। उसका चेहरा चमक उठा।